चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे आईसीएफ बोगी के बारे में। देखिए आईसीएफ बोगी बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला है कि सर आईसीएफ बोगी के ऊपर भी वीडियो बनाइए, तो आज हम इसी की डिटेल देखेंगे। हालांकि आईसीएफ कोच तो बनना बंद हो गया, लेकिन अभी चलन में है, तो एग्जाम में इससे जुड़े सवाल आते हैं और हमें अपने रोजमर्रा की ड्यूटी में भी इसका काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो फोटो है ये आईसीएफ बोगी का है और यहाँ पे इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे ये वेंट स्क्रू है, यहाँ पे स्प्रिंग के ऊपर एक छोटा सा स्क्रू रहता है, वेंट स्क्रू कहलाता है। ये क्राउन बोल्ट है, यहाँ पे ये क्राउन बोल्ट रहता है जिसको एडजस्ट किया जाता है। अगर इधर देखें तो यहाँ पे ब्रेक बीम हैंगर है और यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये ब्रेक बीम का सेफ्टी ब्रैकेट है और यहाँ पे ब्रेक हेड शू है, यहाँ ब्रेक हेड शू दिया हुआ है। यहाँ पे ब्रेक ब्लॉक की रहती है नीचे में, इस वाले जगह में ब्रेक ब्लॉक की रहती है। यहाँ पे देखेंगे तो ये सस्पेंशन साइकिल पिन है, यहाँ जो डॉट सा काला सा आपको दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पे सस्पेंशन हैंगर है, इस वाले चीज को सस्पेंशन हैंगर कहा जाता है। और यहाँ पे सस्पेंशन हैंगर स्टोन है, ये वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है। ये साइड मिरर है, यहाँ पे सोल प्लेट है, ये वाली इस वाले अंदर वाले भाग को कहते हैं। ये अपर बोलिस्टर है, इस वाले डिजाइन को कहते हैं अपर बोलिस्टर। यहाँ पे ये वाला डैशपॉट कहलाता है और ये है आपका हेलिकल स्प्रिंग एक्सल बॉक्स, ये वाला हिस्सा एक्सल बॉक्स कहलाता है। यहाँ पे सेफ्टी वायर रूप भी है, यहाँ पे सेफ्टी वायर रूप है। ये व्हील है, चक्का है और यहाँ पे सेफ्टी यू ब्रैकेट है, ये वाला हिस्सा सेफ्टी यू ब्रैकेट है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इधर भी और इधर भी है। यहाँ पे जो नीचे ये पीला कलर का आपको दिख रहा है ये लोअर स्प्रिंग प्लैंक कहलाता है और बीच में यहाँ पे ये शॉक एब्जॉर्बर कहलाता है। और ये जो स्प्रिंग है इसको लोअर बोलिस्टर हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं। ये जो दोनों स्प्रिंग है बोलिस्टर हेलिकल स्प्रिंग इसको कहा जाता है। तो ये हमारे आईसीएफ ट्रॉली की कुछ पार्ट्स के नाम थे। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे पूरे पार्ट्स की डिटेल में नाम है। अब आईसीएफ बोगी की विशेषताएं देख लेते हैं कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं आईसीएफ बोगी की। पहला पॉइंट, बोगी को वेल्डिंग के द्वारा आई सेक्शन में बनाया गया है। पूरी जो बोगी है आई सेक्शन में है। एक्सल गाइड को टेलीस्कोपिक प्रकार का बनाया गया है। प्राइमरी तथा सेकेंडरी सस्पेंशन में हेलिकल स्प्रिंग को लगाया गया है। सेकेंडरी सस्पेंशन को और अच्छा करने के लिए इसके साथ हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर लगाए गए, जिससे इसकी राइडिंग इंडेक्स बहुत अच्छी हो जाती है, राइडिंग क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। प्राइमरी स्प्रिंग के बीच में एक्सल गाइड में तेल के द्वारा डैंपिंग प्राप्त की जाती है। डैम्परों को मिस अनलाइन होने से बचाने के लिए इसके साथ रबर पैड्स लगाए गए हैं। प्राइमरी सस्पेंशन से ट्रॉली फ्रेम को जाने वाले कंपन को रोकने के लिए स्प्रिंग के नीचे और ऊपर सिंथेटिक रबर के हाइड्रल पैड को लगाया गया। हालांकि अब ये रबर के नहीं आते, पहले रबर के लगते थे, आजकल ये अलग मटेरियल को आते हैं और इसका नाम तो मुझे पता नहीं कौन सा मटेरियल है। अगर आप लोग में से किसी को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हर आदमी को हर चीज़ आए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, जो नहीं आता वो नहीं आता है। लेकिन ये प्लास्टिक जैसी चीज़ होती है, बहुत हार्ड, सिंथेटिक रबर तो नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, बाद में अगर मुझे पता चलेगा तो जरूर मैं बताऊंगा। अगर आप में से किसी को पता हो तो बताना कमेंट करके। कोच बॉडी के भार को बराबर बराबर प्राइमरी तथा सेकेंडरी स्प्रिंग के ऊपर बांटा गया है। कोच का वजन ट्रॉली के ऊपर दो साइड बैरल के द्वारा वहन किया जाता है, जो कि एक दूसरे से 1600 मिलीमीटर सेंटर की दूरी पर स्थित होते हैं। जो कोच का लोड होता है वो साइड बैरल पे आता है, जबकि अगर आप गुड्स गाड़ी में देखेंगे तो वहां पे सेंटर पिवट के ऊपर आता है, साइड बैरल पे नहीं आता है। एस्पेरिकल सतह वाले साइड बैरल ब्रॉन्ज पीस एक हाउसिंग के अंदर रहते हैं तथा तेल में डूबे रहते हैं, जिनके नीचे वियर प्लेट लगी रहती है। जो साइड बैरल होते हैं उसमें एक वियर प्लेट होती है सबसे नीचे, उसके ऊपर वहां पे ब्राउन पीस लगा होता है और उसमें तेल डाला रहता है। अगला पॉइंट, सेंटर पिवट के द्वारा कोई भी वर्टिकल लोड स्थानांतरित नहीं किया जाता है। यानी सेंटर पिवट से कोई भी लोड जो है ट्रॉली पे नहीं डाला जाता, स्थानांतरित नहीं किया जाता है वर्टिकल लोड। सेंटर पिवट का काम केवल ट्रैक्टिव तथा ब्रेकिंग फोर्स को बोलिस्टर बीम एवं एंकर लिंक के द्वारा ट्रॉली फ्रेम पे स्थानांतरित करना होता है तथा ट्रॉली को घूमने के लिए केंद्र का काम करना होता है। जो इसका सेंटर पिवट होता है आईसीएफ कोच का, उसका काम बस यही होता है कि गाड़ी जब इंजन चलता है तो खिंचाव के टाइम जो ट्रैक्टिव फोर्स लगता है वो, और ब्रेकिंग फोर्स जब गाड़ी रुकती है तो ब्रेकिंग फोर्स को बोलिस्टर बीम तथा एंकर लिंक के द्वारा ट्रॉली फ्रेम पर स्थानांतरित करना। इसके अलावा जब कार्वेचर पे कोच घूमता है तो उसके केंद्र का काम करती है घूमने पे। अब इसका कुछ तकनीकी डाटा देख लेते हैं आईसीएफ कोच का, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में से आपको अगर सवाल मिलेंगे तो यहीं से मिलेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कोच की लंबाई एंड पैनल से एंड पैनल तक 21,337 मिलीमीटर।
कोच की लंबाई बफर से बफर तक 22,297 मिलीमीटर, कोच की चौड़ाई 3,245 mm, कोच की रेल लेवल से ऊंचाई 4,025 mm, बॉगी की लंबाई 3,950 mm, बॉगी की चौड़ाई 2,364 mm, साइड बैरियर के बीच की दूरी 1,600 mm, व्हील बेस 2,896 mm, व्हील का नया व्यास 915 mm, हालांकि अभी 918 mm के भी व्हील आते हैं, व्हील का कंडम व्यास 825 mm। तो अगर हम व्हील का नया व्यास 915 ही लिखेंगे, हर जगह मैनुअल में अभी यही चीज है। चलिए विभिन्न माप देख लेते हैं और कौन कौन से इसके माप हैं। पहला देख लेते हैं, टॉप व बॉटम फ्लेंजों की मोटाई। देखिए 13 टन बोगी, दो तरह के बोगी का और दो तरह के व्हील का इस्तेमाल होता है आईसीएफ के अंदर, 13 टन और 16 टन। जो 13 टन की बोगी होती है वो नॉन एसी कोच में इस्तेमाल की जाती है और जो 16 टन की बोगी होती है वो एसी और वीपी वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे 13 टन बोगी के लिए अलग है, 16 टन बोगी के लिए अलग है। तो टॉप व बॉटम फ्लेंजों की मोटाई 12 mm होती है 13 टन के लिए, जबकि 16 टन के लिए 16 mm। ठीक है। दूसरा जो है पॉइंट, डैशबोर्ड के मध्य की बीच की दूरी 570 ± 1 मिलीमीटर होता है यहाँ पे 13 टन वाले में, और 16 टन वाले में भी सेम ही होता है 570 ± 1 मिलीमीटर। बोलिस्टर हैंगर ब्रैकेट के मध्य की दूरी तो 13 टन वाले में होता है 1450 ± 1 mm, जबकि 16 टन की बोगी में होता है 1500 mm। ये देखने से भी दिख जाता है कि अलग अलग दूर है। चौथा पॉइंट, एक्सेल गाइड तथा बराबर वाले बोलिस्टर हैंगर ब्रैकेट के मध्य की दूरी तो ये 13 टन में 463 ± 1 mm होता है, जबकि 16 टन में 413 ± 1 mm होता है। एक्सेल का व्यास 145 मिलीमीटर 13 टन का होता है, जबकि 16 टन में 152 मिलीमीटर होता है। 13 टन की बोगी में 13 टन का व्हील डलेगा, वैसा नहीं है। व्हील का जो कैपेसिटी होती थी दो तरह की आती थी, वो भी एक 13 टन की एक 16 टन की। तो जो 13 टन का व्हील होता था उसका जो एक्सेल का व्यास होता था 145 mm होता था, जबकि जो 16 टन के व्हील होते थे वो 152 mm उसके एक्सेल का व्यास होता था। तो अब ये 13 टन का जो व्हील है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है और ज़्यादातर अब सारे गाड़ियों में 16 टन व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। छठा पॉइंट, व्हील सेट का व्यास 172 मिलीमीटर, जबकि 16 टन में है 178 मिलीमीटर। सातवां पॉइंट, बोलिस्टर हैंगर ब्रैकेट की विकर्णीय दूरी तो 13 टन में है 2573 ± 1, जबकि आपके 16 टन में है 2629 और ±1। तो चलिए अब देख लेते हैं प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम। एक्सल बॉक्स तथा बोगी के मध्य लगने वाला सस्पेंशन सिस्टम प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम कहलाता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो सस्पेंशन सिस्टम में जो स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है उसकी फ्री हाइट क्या होती है, उसके वायर का व्यास क्या होता है, उसका टेस्ट लोड कितने में किया जाता है और लोड की स्थिति में उसकी हाइट कितनी होती है। तो यहाँ पे नॉन एसी कोच की अगर बात की जाए, नॉन एसी कोच में जो फ्री हाइट होती है स्प्रिंग की 360 मिलीमीटर होती है और यहाँ पे जो वायर का व्यास है वो 33.5 मिलीमीटर का होता है। टेस्ट लोड 2000 किलोग्राम का होता है और लोड की स्थिति में ये 279 से 295 मिलीमीटर के बीच में होना चाहिए। वातानुकूलित यानी एसी कोच में देख लेते हैं। एसी कोच में जो फ्री हाइट है वो 375 mm है और वायर का व्यास 33.5 मिलीमीटर है। टेस्ट लोड 2800 किलोग्राम और इसके लोड की स्थिति में जो स्प्रिंग की ऊंचाई होनी चाहिए 264 से 282 मिलीमीटर होनी चाहिए। पावर कार के लिए जो फ्री हाइट होती है स्प्रिंग की 360 मिलीमीटर होती है और यहाँ पे वायर का व्यास 37 मिलीमीटर होता है, थोड़ा और मोटा होता है ये। टेस्ट लोड 3000 किलोग्राम से किया गया होता है और इसके लोड की स्थिति में स्वीकृत ऊंचाई होती है 277 से 293 मिलीमीटर के बीच में। तो ये प्राइमरी सस्पेंशन था, यहाँ पे प्राइमरी सस्पेंशन की बात हुई। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे सेकेंडरी सस्पेंशन। सेकेंडरी सस्पेंशन लोअर स्प्रिंग प्लैंक तथा अपर बोलिस्टर के मध्य लगने वाला सस्पेंशन जो होता है वो सेकेंडरी सस्पेंशन कहलाता है। लोअर स्प्रिंग प्लैंक और अपर बोलिस्टर के बीच लगने वाला स्प्रिंग जो है वो सेकेंडरी सस्पेंशन कहलाता है। अब यहाँ अगर हम नॉन एसी कोच की बात करें तो नॉन एसी कोच में यहाँ पे स्प्रिंग की फ्री हाइट 385 मिलीमीटर होती है, वायर का व्यास 42 मिलीमीटर होता है। ये स्प्रिंग थोड़ा मोटा होता है प्राइमरी से। टेस्ट लोड 3300 किलोग्राम का होता है और लोड की स्थिति में जो इसका हाइट होता है वो 301 से लेकर 317 mm के बीच में होना चाहिए। एसी कोच में फ्री हाइट होती है स्प्रिंग की 400 mm और यहाँ पे वायर का व्यास 42 mm ही होता है। लोड टेस्ट 4800 किलोग्राम का होता है और यहाँ पे लोड की स्थिति में जो इसकी हाइट होती है 291 से 308 mm 308 mm होनी चाहिए। पावर कार में
जो फ्री हाइट होती है 386 मिलीमीटर होती है। और वायर का व्यास देखिए, इसमें पावर कार के अंदर दो स्प्रिंग होते हैं, आउटर और इनर। तो जो आउटर है वो 47 mm उसका व्यास होगा, जबकि इनर वाले का 34 मिलीमीटर होगा। टेस्ट लोड 6700 किलोग्राम का होता है और लोड की स्थिति में जो इनकी ऊंचाई है 306 से 322 mm होनी चाहिए। अब जो ICF के स्प्रिंग है उनको भी 3 कलर कोड में बांट के रखा गया है। तो आप अगर किसी एक बॉगी में आप स्प्रिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सारे स्प्रिंग एक ही कलर के होने चाहिए, एक ही कलर कोड के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 स्प्रिंग अलग कलर कोड का ले लिए और 2 स्प्रिंग अलग कलर कोड का ले लिए, तो एक ही तरह का कलर, इसीलिए कलर कोड बनाया गया है। तो पहला है A ग्रेड हेलिकल स्प्रिंग का जो रंग होता है वो पीला होता है, येलो। B ग्रेड हेलिकल स्प्रिंग का रंग होता है ऑक्सफोर्ड, नीला। और C ग्रेड हेलिकल स्प्रिंग का रंग होता है हरा। तो ये कलर कोड है यहाँ पे सस्पेंशन के। अच्छा, डायमेंशन अगर देखा जाए, बी डायमेंशन की बात की जाए तो यहाँ पे 40 प्लस माइनस जो 3 है राजधानी शताब्दी के लिए, बाकी कोच के लिए 40 और प्लस माइनस 5 है। डायमेंशन सी, ट्रॉली फ्रेम के ऊपर तथा बॉडी पॉलिएस्टर के मध्य के बीच की दूरी 70 प्लस माइनस 3 mm है। जो ट्रॉली फ्रेम, हमारा जो ट्रॉली रहता है ना, ये ट्रॉली हो गया, तो ये और जो हमारा ये कोच हो गया, इसके ऊपर कोच हो गया, तो इसके बीच की जो दूरी है ये होती है डायमेंशन सी। और ये कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 70 प्लस माइनस 3 mm। ठीक है, इसके बीच में ये चीज होनी चाहिए। चलिए, यहाँ पे पॉलिएस्टर जो सेफ्टी यू लग होता है, सेफ्टी ब्रैकेट और लग के बीच में कितना क्लियरेंस होना चाहिए? तो जो नॉन एसी कोच है उसमें 58 प्लस 5 mm होना चाहिए और जो एसी कोच है उसमें 38 प्लस 5 mm होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ पे ICF की सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे सबके कंडमिंग साइज और न्यू साइज देख लेते हैं। जो साइड ब्रेस ब्राउन पीस होता है, जो ब्राउन पीस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ब्राउन पीस ICF के अंदर, ठीक है। तो नया में साइज इसका 45 mm होता है। मेल एक्सप्रेस में ये 42 पे कंडम हो जाता है, जबकि हाई स्पीड कोच में 43.5 mm पे कंडम होता है। साइड व्हील बेयरिंग प्लेट ये 10 mm इसकी मोटाई होती है नए में। मेल एक्सप्रेस में 8.5 mm, जबकि हाई स्पीड में 9.5 पे इसको कंडम कर दिया जाता है। BSS हैंगर पिन का व्यास मोटाई ये 37 mm होता है नए में, 35.5 mm पे यहाँ पे मेल एक्सप्रेस और 36.5 हाई स्पीड कोच में इसको कंडम कर दिया जाता है। BSS हैंगर की अंदरूनी लंबाई 384 mm होता है नया में, जबकि मेल एक्सप्रेस के लिए 387 और यहाँ पे हाई स्पीड कोच के लिए 386 इसकी कंडमिंग साइज है। BSS हैंगर ब्लॉक ये 9.5 mm होता है इसका नया साइज और मेल एक्सप्रेस के लिए 8 mm, जबकि हाई स्पीड के लिए 8.5 mm में कंडमिंग साइज होता है। लोअर स्प्रिंग शीट डाया 140 mm होता है नया साइज इसका। मेल एक्सप्रेस में 140 mm ठीक है, चलता है। और यहाँ पे हाई स्पीड कोच में 140.4 mm होने से इसको निकाल दिया जाता है। गाइड बुश डाया 140 mm ये भी होता है। मेल एक्सप्रेस में अगर वह ये घिस के 138.8 हो गया तो इसको हटा देंगे और हाई स्पीड में भी 138.8 होने से इसको निकाल दिया जाएगा। हेड स्टॉक से बफर फेस की लंबाई यहाँ पे नया साइज, यानी जब हम नया बफर डालते हैं या फिर उसके अंदर के नए रबर पार्ट्स वगैरह पार्ट्स जो नए डालते हैं तो 635 प्लस 2 mm होता है अधिकतम मैक्सिमम और 610 होता है मिनिमम। अगर ये मेल एक्सप्रेस में 584 आ गया तो हमें इसको निकालना पड़ेगा और अगर हाई स्पीड में 584 आ गया तो हमें इसे निकालना पड़ेगा, दोनों में बराबरी है। बफर की ऊंचाई 1105 mm अधिकतम और न्यूनतम 1090, यानी लोड में 1090 होना चाहिए और फ्री खाली एम्प्टी गाड़ी में मैक्सिमम 1105 mm होना चाहिए। और ये मेल एक्सप्रेस हर गाड़ी में बराबर होता है, 1030 mm मिनिमम होता है, ठीक है। ये लोड में है, लोड अवस्था में 1030 mm मिनिमम होता है। बफर स्ट्रोक नया साइज 127 मिलीमीटर होता है, जबकि 76 होने से इसको कंडम कर दिया जाता है, उसको रिपेयर करना पड़ता है। अब यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे एक्सेल बॉक्स का सेफ्टी यू नॉन मॉडिफाइड में 308 mm है, एक्सेल बॉक्स सेफ्टी यू मॉडिफाइड में 324 mm, लोअर स्प्रिंग शीट नॉन मॉडिफाइड 190 mm, जबकि अगर मॉडिफाइड की बात की जाए तो 215 mm। क्लियरेंस बिटवीन एक्सेल बॉक्स सेफ्टी यू एंड लक्स 40 mm होता है। ऑयल अबव गाइड कैप इन डैशबोर्ड 40 mm ये भी होता है। और क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन साइड बैरल 2.5 लीटर होता है, साइड बैरल में 2.5 लीटर तेल रहता है। अब यहाँ पे डैशपॉट लोअर स्प्रिंग शीट के नीचे दी जाने वाली पैकिंग की मोटाई, जो डैशपॉट होता है
बफर हाइट ऊंचा करने के लिए वहाँ पे पैकिंग दी जाती है। तो एक स्टैंडर्ड इसकी मोटाई आती है, मोटाई की पैकिंग आती है। तो एक उसमें होता है 13 mm का, 13 mm का, एक होता है 22 mm का, एक होता है 26 mm का। ये 3 मोटाई की यहाँ पे पैकिंग आती है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। डैशपॉट असेंबली बॉगी फ्रेम तथा एक्सल के बीच की दूरी तथा सापेक्ष गति को नियंत्रित रखता है, जो डैशपॉट असेंबली है, जिसके अंदर स्प्रिंग वगैरह सारी चीजें आ गई। एंकर लिंक यह अपर बोलिस्टर तथा ट्रॉली फ्रेम के मध्य लगा होता है। इसका कार्य ट्रैक टिप तथा ब्रेकिंग फोर्स को बोलिस्टर से ट्रॉली फ्रेम या ट्रॉली फ्रेम से बोलिस्टर पर ट्रांसफर करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। ब्रेकिंग के दौरान जो ब्रेक लगता है व्हील पे, तो उस फोर्स को ये अपने द्वारा बॉलिस्टर और फिर वहाँ बॉडी तक लेके जाता है। और जब ट्रैक्टिव यानी खिंचाव के दौरान खिंचाव वाले फोर्स को बॉडी से होते हुए, अपर प्लैंक से होते हुए, खुद में से निकालते हुए व्हील तक लेके जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इक्वलाइजिंग स्टे रॉड यह अपर बोलिस्टर तथा लोअर बोलिस्टर प्लैंक के मध्य लगा होता है। इसका कार्य स्प्रिंग को लैटरल फोर्स लगने से बचाना और उनकी सुरक्षा करना है। यह लोअर बोलिस्टर प्लैंक को ट्रॉली से बाहर नहीं निकलने देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वलाइजिंग स्टे रॉड और एंकर लिंक। तो इसके बारे में आपको बिल्कुल मतलब याद रहना चाहिए कि इनका काम क्या है। स्क्रू कपलिंग टाइप IRS, यहाँ पे वर्किंग क्षमता नहीं दी गई है। ब्रेकिंग क्षमता 80 टन, ICF 22.5 टन, ब्रेकिंग क्षमता इसकी है 71.12 टन, और ICF एनहांस्ड ये 75 टन इसका वर्किंग क्षमता है और ब्रेकिंग क्षमता 130 टन है। ठीक है, ICF कोच की तकनीकी डाटा भी देख लेते हैं। बॉडी के ऊपर लंबाई 21,337, बफर के ऊपर लंबाई 22,297 मिलीमीटर, बॉडी के ऊपर चौड़ाई 3,245 मिलीमीटर, प्लेटफॉर्म से हाइट 1,313 mm, अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा, राइडिंग इंडेक्स 3.21 से 3.5। तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। अब यहाँ पे एक एक पार्ट दिया गया है। ये प्राइमरी सस्पेंशन है, ICF का ये प्राइमरी सस्पेंशन है। इसमें सारे पार्ट दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो सफ़ेद सा आपको कवर दिखता है, इसको फ्रंट कवर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक्सल बॉक्स विंग कहते हैं। ये जो नीचे का हिस्सा, ये वाला हिस्सा ना, ये एक्सल बॉक्स विंग कहलाता है। और ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो गया एक्सल, ये सेफ्टी ब्रैकेट हो गया, ये सेफ्टी ब्रैकेट हो गया, और ये डैश पार्ट गाइड हो गया। यहाँ ये हिस्सा, ये पूरा ये ट्रॉली हो गया, और ये हो गया क्राउन बोल्ट। ये जो हिस्सा है ये हो गया क्राउन बोल्ट, और यहाँ पे ये हो गया आपका सोल प्लेट, ट्रॉली सोल प्लेट, ये जो चौड़ा सा काला सा आपको दिख रहा है। और प्रोटेक्टिव ट्यूब हो गया ये वाला, ये जो है ये प्रोटेक्टिव ट्यूब हो गया। और ये अपर स्प्रिंग शीट है यहाँ पे, और डैशपॉट स्प्रिंग है ये जो आपको दिख रहा है, और यहाँ पे लोअर स्प्रिंग शीट है यहाँ पे, और बफर हाइट एडजस्टमेंट रिंग यहाँ पे डलता है, और हाइड्रल वाशर ये नीचे है। ये हाइड्रल वाशर है जिसका मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि अब ये रबर का नहीं आता है, प्लास्टिक टाइप का आता है, लेकिन क्या मटेरियल है मुझे नहीं मालूम। ये जिगजैग डिज़ाइन में होता है, जिगजैग होता है, एक ऊपर और एक नीचे लगा रहता है जिगजैग डिज़ाइन में। तो हाइड्रल वाशर है। अब किस मटेरियल का होता है, अगर आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो प्राइमरी सस्पेंशन था, ये हो गया सेकेंडरी सस्पेंशन। सेकेंडरी सस्पेंशन में क्या क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे ये पिन है, ये वाला हिस्सा पिन है। ये जो आपको दिख रहा है ये BSS हैंगर कहलाता है। ये पूरा इस डिज़ाइन में BSS हैंगर है। ये सेफ्टी स्ट्रैप है, सेफ्टी स्ट्रैप। ये लग है, यहाँ पे सेफ्टी स्ट्रैप के अंदर जो ये वाला हिस्सा है ये बोलिस्टर लग कहलाता है। और ये बोगी सोल प्लेट है, ये पूरा हिस्सा जो है। यहाँ पे ये लोअर स्प्रिंग बीम है, या फिर लोअर प्लैंक भी कहते हैं इसको, लोअर प्लैंक। ये जो बीच में लगा हुआ है ये शॉक एब्जॉर्बर है, डुअल एक्ट शॉक एब्जॉर्बर। यहाँ पे ये बोलिस्टर स्प्रिंग है, 2 बोलिस्टर स्प्रिंग होता है एक साइड में। और ये जो नीचे है ब्लॉक हैंगर है, यहाँ पे ये ब्लॉक हैंगर 4 एक तरफ होते हैं, 8 होते हैं। यहाँ पे नीचे 2 होते हैं आगे पीछे, और ऊपर 2 आगे पीछे 4, और इधर 4, 8 हो गए टोटल। और ये पूरा हमारा यहाँ पे ये बोगी बोलिस्टर हो गया, ये अपर प्लैंक भी जिसको कहते हैं, बोगी बोलिस्टर कह लीजिए या फिर अपर प्लैंक कह लीजिए। तो ये ICF का सेकेंडरी सस्पेंशन है। चलिए आगे अब यहाँ देखेंगे तो ये ब्रेकिंग सिस्टम है कि कैसे इसका पूरा ब्रेक सिस्टम काम करता है, कौन कौन से लीवर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। अगर एक ही वीडियो बनाते रहें तो मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे बफर है, और देखिए अगर आप लोगों को ये जो भी ये PDF है अगर ये आपको चाहिए तो देखिए ये सारी PDF जो है इंटरनेट की दुनिया में फ्री में अवेलेबल है। आप सब फ्री में ढूंढ सकते हैं अगर आपको ढूंढना चाहें तो।
ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं है इतना मेहनत करना और आप चाहते हैं आपको बड़ी आसानी से मिल जाए, तो देखिए मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन ये पेड होगा, सीधा मैं आप बता दे रहा हूँ। देखिए ये पेड होगा, और ये पेड मतलब इस PDF की कीमत नहीं होगी, ये कीमत होगी पिछले उन 10 सालों की, जब से मैंने इन सबको रिसर्च करके ढूंढ के डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। और ये तो है फ्री में, अगर आप ढूंढ सकते हैं तो इंटरनेट पे ये सारी चीज़ें फ्री में, आप ढूंढ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरे से चाहिए, ऐसे बहुत सारे PDF हैं, तो आपको पेड मिलेंगे। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझे मैसेज करिए, कॉल नहीं करिए, आप मुझे मैसेज करिएगा जिसको भी चाहिए होगा। तो आज की ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।